लिए हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो वो आपने देख लिया रहेगा, आपको पता रहेगा 42 रूल और 43 रूल। सर सब लोग बोलते हैं बहुत टफ रूल है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बुक वुक कुछ एक बार के लिए मत खोलो, सिर्फ मुझे एक बार बैठ के सुनो। फिर मैं आपको साथ साथ में जो मॉड्यूल है, बेसिकली जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, उसी से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, आप अपना मॉड्यूल खोल सकते हो। हर एक चीज रीड करा दूंगा, हर एक पॉइंट आपको समझा दूंगा, आपको सब कुछ समझेगा। अभी आप कुछ मत सुनो, सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ सुनो मेरी बात, आपको हर एक चीज समझेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। कैसे क्या करवाना है, आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स पता होंगे कि सेक्शन 16 में आईटीसी आपको कैसे मिलता है, सेक्शन 17 का कुछ अंदाजा होगा थोड़ा बहुत, तो हम लोग आगे आराम से बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आईटीसी का चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर जो हम लोग सीखते हैं कहाँ पे, सिलेबस में, उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग को आईटीसी अवेल कैसे करना है, यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं कि आईटीसी का अवेलमेंट कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। इतना बेसिक बात मैं बता के ये मैं हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये मैं हूँ, कौन हूँ, महेंद्र, जो कि एक सीए है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजें परचेस कर रहा हूँ। क्या चीजें मैं परचेस कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ इनपुट परचेस कर रहा हूँ, मतलब रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, कोई इनपुट सर्विस ले रहा हूँ, जैसे मैं कोई अकाउंटेंट का सर्विस ले रहा हूँ, कोई भी तरीके का सर्विस ले रहा हूँ, और थर्ड मैं कोई कैपिटल गुड्स परचेस कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेस कर रहा हूँ। करेक्ट है। समझो ये सब का बिल आया है, इसका 1 लाख रुपया अमाउंट है, इसका भी 1 लाख अमाउंट है, और इसका 10 लाख अमाउंट है। इसके ऊपर जीएसटी है 18,000, इसके ऊपर जीएसटी है 18,000, इसके ऊपर जीएसटी है 1.80 लाख। 18% एज्यूम करते हैं जीएसटी का अमाउंट, और इतना जीएसटी मैं क्या करूंगा, इसको पे करूंगा विद इनवॉइस। करेक्ट है। तो ये अमाउंट का मुझे क्या लेना होगा, क्रेडिट लेना होगा। करेक्ट है, ये अमाउंट का मेरे को क्या क्रेडिट मिलेगा, तो अपने को यही सीखना है कि ये क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो ये 18,000 का, ये 18,000 का, और ये 1.80 लाख का मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे ये सीखना है। तो यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट ये आता है कि ये इनपुट सर्विस और ये कैपिटल गुड्स मैं जो चीज बनाने के लिए यूज करूंगा, जो सप्लाई करने के लिए यूज करूंगा, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए होगा या फिर अगर ये टैक्सेबल पर्पस के लिए होगा, तो इसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर ऐसा कहाँ पे लिखा है, तो ऐसा सर लिखा है आपका सेक्शन नंबर 17। कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर 17 में ऐसे एक चीज लिखी है जो क्या बोलता है। देखो, सेक्शन 17 ऑफ सी जीएसटी एक्ट में 6 सबसेक्शन है। कितने, 6 सबसेक्शन है, जिसमें पहला सबसेक्शन क्या बात करता है, 17(1) बात करता है आपने कोई गुड्स यूज किए हैं, मतलब आपने इनपुट यूज किया है, इनपुट कैपिटल गुड्स यूज किया है, इनपुट सर्विस यूज किया है, किसके लिए, अगर पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है या पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब कुछ ऐसी चीजें बनाई है जिसको आप पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो और जिसको आप बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो, तो क्रेडिट किसका मिलेगा, क्रेडिट सिर्फ उस चीज का मिलेगा जो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। सिंपल है। 17(2) क्या बोलता है, 17(2) आपका बोलता है कि अगर आपने जो गुड्स यूज किए हैं पार्टली टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किए हैं और पार्टली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किए, मतलब पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम, तो क्रेडिट किसका मिलेगा, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का मिलेगा। ठीक है। और 17(5) क्या सर, 17(3), 4 कहाँ गया, 3 बताता है कि एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, 4 बताता है वो बैंकिंग वालों के लिए कुछ 50% वाला क्राइटेरिया है, आपको पता रहेगा। 5 क्या बताता है, 17(5) मतलब ये सबसेक्शन 3 अपने यूज आने वाले हैं आगे रूल 42 43 में, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी के लिए इतनी बात कर रहे हैं। 17(5) में कुछ 8 ऐसी कंडीशंस दी हुई है, 8 सिचुएशंस दी हुई है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अपने को पता लगता है कि ये वो वाली ट्रांजेक्शन करोगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं, सीधा का सीधा आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी तक मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप क्रेडिट अगर लोगे, अगर आप क्रेडिट लोगे तो आपको क्रेडिट कब मिलेगा, जब या तो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे या आप टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज करोगे। अदरवाइज अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप किसके लिए यूज कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो या फिर कोई आपने ब्लॉक क्रेडिट वाला क्रेडिट लिया है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इज इट ओके। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आपने गुड्स जो है मतलब आईटी से यूज कर रहे हो किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, क्रेडिट मिल जाएगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज करोगे क्रेडिट मिल जाएगा, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करोगे क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ब्लॉक क्रेडिट का तो भाई साफ साफ नाम ही है कि क्रेडिट क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया। तो सर कोई ऐसी आपने अगर सप्लाई कर दी, व्हाट इफ जो सप्लाई है वो कौन सी नेचर की है, जिसमें टैक्सेबल भी कुछ पोर्शन है, एग्जेम्प्ट भी कुछ पोर्शन है, बिजनेस भी है, नॉन बिजनेस भी है, और कुछ ऐसे यूज किए हैं प्रोडक्ट जिसका क्रेडिट ब्लॉक है, और उससे एक चीज बनाई है, और ये सब
पता नहीं चल रहा है कि किसका पोर्शन कितना है। तो ये रूल क्या बताएगा, रूल 42 और रूल 43, ये जो टोटल आपका क्रेडिट आ गया, खिचड़ी बन गया पूरा, ये खिचड़ी को अपोर्शन कैसे करना है ये आपका रूल 43 और रूल 42 बताएगा। हाउ टू अपोर्शन दिस क्रेडिट, जो भी ये पूरा एक साथ क्रेडिट आया है, टैक्सेबल का, एग्जेम्प्ट का, बिजनेस का, नॉन बिजनेस का, ऐसी चीजें जो ब्लॉक क्रेडिट है, उसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे। तो अगर कोई इनपुट और इनपुट सर्विस का बाइफर्केशन करना है तो रूल 42 एप्लीकेबल होगा, और कोई कैपिटल गुड्स का आपको बाइफर्केशन करना है तो रूल 43 एप्लीकेबल होगा। बेसिक आइडिया लगा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, रूल 42 और रूल 43 अच्छे से सीखेंगे। अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इस पार्ट का कि कैसे बाइफर्केशन हम लोग कर सकते हैं। इज इट ओके? Yes. तो सबसे पहले रूल 42 में आते हैं इनपुट और इनपुट सर्विसेज के केस में। अगर आपने कोई इनपुट लिया, मतलब रॉ मटेरियल लिया है, इनपुट सर्विस मतलब किसी तरीके का सर्विस लिया है, उसके ऊपर आप क्रेडिट लेना चाहते हो, पर वो क्रेडिट का खिचड़ी हो चुका है, उसमें सब तरीके के क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट को अपोर्शन कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, तो वो कौन बताएगा, वो आपका रूल नंबर 42 बताएगा। इज इट ओके? सबसे पहले देखो, आपका टोटल जो खिचड़ी वाला क्रेडिट है ना, जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, समझो 10 लाख रुपए, कितना है, 10 लाख रुपए टोटल खिचड़ी है। तो अभी आप मेरे को बताओ इसमें से आपको क्या क्या अलग करना पड़ेगा। सर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या अलग करना पड़ेगा। जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो टोटल 10 लाख में से नॉन टैक्सेबल को, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई को लेस कर दो। पर्सनल का आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेस कर दो। ब्लॉक क्रेडिट का आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेस कर दो। टैक्सेबल का मिलेगा क्या, टैक्सेबल का तो पूरा मिलेगा, पता है पूरा मिलेगा, तो उसको भी लेस कर दो। जो बचा इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो है ये खिचड़ी का जो बचा हुआ पार्ट है ना, बाकी सब अलग कर दिया हम लोग ने, दाल चावल अलग अलग निकाल दिया। अभी कुछ चीजें ऐसी है जो निकल ही नहीं रही है अलग, वो सब मिक्स हो चुकी है। उनके लिए क्या करें, उनके लिए बस 2 प्रोविजन अप्लाई कर देना, जो मैं आगे आप सिखाऊंगा। 2 प्रोविजन अप्लाई कर देना, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका वो वाला क्रेडिट आ जाएगा जो आपको अलाउड होगा। ये 2 चीजें अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कितना क्रेडिट लेना है और कितना क्रेडिट नहीं लेना। तो फॉर एग्जांपल वो T1 T2 T3 अगर आपको पता है तो शांति रखो, वो कुछ नहीं, वो भाई आराम से याद हो जाता है। T1 T2 याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट्स कैसे चल रहे हैं ये समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, T1 T2 T3 वो सब याद हो जाएगा। देखो टोटल क्रेडिट जो आपके पास पड़ा हुआ है अभी तक, टोटल खिचड़ी वाला क्रेडिट कितना है, 10 लाख रुपए। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टोटल क्रेडिट है तो टोटल का नाम क्या होता है, टी होता है, टोटल यानी टी इसको बोलेंगे। ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, कोई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपने यूज किया, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, समझो 1 लाख उसका अमाउंट है, तो उसको इसमें से लेस कर दो, क्योंकि इसका आपको पता है क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, साफ साफ अपने को पता है इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। फिर अगर आपने कोई एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है, ये एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया था, अगर कोई एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है तो आपको पता है इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसको भी क्या करो, लेस कर दो। 1 लाख और अपने एग्जांपल में 1 लाख रुपए लेस कर दो। फिर अगर आपने कोई ब्लॉक क्रेडिट, ऐसे कोई सप्लाई ली थी, इनपुट सर्विस, जिसके ऊपर क्रेडिट ब्लॉक किया हुआ था, तो उसको भी क्या कर दो, लेस कर दो, अपने एग्जाम्पल में 3 लाख रुपए। तो इसको जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसको T1 बोला जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कुछ यूज किया उसको T2 बोला जाएगा, और ब्लॉक क्रेडिट को T3 बोला जाएगा। करेक्ट है, इन तीनों को लेस कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, C1 बोलेंगे। याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका आ गया C1 आ गया 5 लाख। उसमें से आपको क्या रिड्यूस कर देना है, एक्सक्लूसिवली अपने को पता है ये तो मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया था, इसका तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है पता है, आप अगर कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, या आप कोई चीज SEZ या SEZ डेवलपर वाला एक पॉइंट था ना, वहां से सप्लाई वगैरह का एक रिलेटेड पॉइंट था, तो एक SEZ और एक एक्सपोर्ट के रिलेटेड 2 पॉइंट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे GST नहीं लगता है तो रिफंड मिल जाता है, वो अलग प्रोविजन है, बाद में देखेंगे। तो जीरो रेटेड जो सप्लाई होता है उसको भी हम लोग मानते हैं टैक्सेबल सप्लाई। तो इसमें से जो टैक्सेबल सप्लाई है वो हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, इसको बोला जाएगा T4, किसको, टैक्सेबल सप्लाई को। तो ये सब लेस करके ये जो खिचड़ी का बचा हुआ पार्ट था, जितना अपने से अलग हो पाया अपन ने अलग कर दिया। अभी कुछ चीजें ऐसी है जो अलग हो ही नहीं सकती, तो उसको हम लोग कॉमन क्रेडिट बोल देंगे कि ये क्या है, ये कॉमन क्रेडिट है, इसमें सब कुछ मिक्स है, कॉमन है मतलब कॉमन क्रेडिट है। इसको क्या बोलेंगे, 3 लाख रुपीज कॉमन क्रेडिट। C2 इसको क्या डिनोमिनेट कर देंगे, C2। अभी इसके बाद 1-2 एडजस्टमेंट करने हैं, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा रूल 42, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो स्टार्ट किया, जितना भी क्रेडिट आपके पास पड़ा था वो आपने ले लिया, ठीक है।
उसमें से आपने सबसे पहले कोई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिव था वो निकाल दिया T1, दूसरा क्या निकाला एग्जेम्प्ट के लिए कोई यूज किया था निकाल दिया T2, थर्ड ब्लॉक क्रेडिट के लिए यूज किया था निकाल दिया T3, करेक्ट है। उसको क्या बोलेंगे C1 बोल देंगे, उसमें से टैक्सेबल वाले को निकाल दिया T4, तो अभी क्या बचा C2 बचा जिसको हम लोग कॉमन क्रेडिट बोलेंगे। तो अभी ये C2 जो है, अभी ये जो C2 है कॉमन क्रेडिट, ये इसका मतलब क्या होता है, इसमें ऐसा क्रेडिट है जो बोथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के रिलेटेड है और बोथ बिजनेस एंड पर्सनल के रिलेटेड है, करेक्ट है। मतलब इसमें सब कुछ मिक्स है, बिजनेस भी मिक्स है, पर्सनल भी मिक्स है, टैक्सेबल भी मिक्स है, एग्जाम भी मिक्स है। तो अपने को इसमें से क्या करना है, अपने को इसमें से कुछ चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है, इसमें एग्जेम्प्ट का पोर्शन कितना है क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, एग्जेम्प्ट का पोर्शन कितना है वो निकालना है, और दूसरा इसमें से पर्सनल पर्पस के लिए क्या यूज किया है उसका कंपोनेंट कितना है वो निकालना है। अगर ये दो कंपोनेंट अपन ने इसमें से निकाल दिए तो बचा हुआ क्रेडिट जो है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सिंपल है। यस, तो अपने को क्या करना है, कॉमन क्रेडिट से दो चीजें निकालनी है, एक इसका ये जो अमाउंट है इसमें से एग्जेम्प्ट कितना पार्ट है और दूसरा पर्सनल कितना पार्ट है। ये दो आपने अगर निकाल दिया तो आपका क्या बच जाएगा, वो जो है वो आपका एलिजिबल क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो कॉमन क्रेडिट 3 लाख है, इसमें से मेरे को सबसे पहले एग्जेम्प्ट का पोर्शन निकालना है। तो आप बताओ भाई, एकदम मैं लॉजिकल बात करता हूँ, फॉर्मूला सब भूल जाओ। समझो आपके पास क्रेडिट पड़ा है 1 लाख रुपया, एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है आपके पास 5 लाख रुपया और टोटल टर्नओवर है 50 लाख रुपया, करेक्ट है। तो आप बताओ ये 1 लाख रुपया जो है, ये 1 लाख रुपीज जो है, इसमें से एग्जेम्प्ट का रेशियो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट का पोर्शन क्या रहेगा। सर सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपया जो है वो टोटल के रिलेटेड है, 50 लाख के रिलेटेड, तो 5 लाख के लिए कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लाख इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, तो 10,000 रुपए क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्रेडिट किसके रिलेटेड, एग्जाम्प्ट के रिलेटेड। तो वही करना है और कुछ नहीं करना। क्या किया है देखो, C2 जो था मतलब कॉमन क्रेडिट जितना भी आपके पास बचा हुआ था वो ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है जितना आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया, मतलब टर्नओवर एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिलेटेड जो भी टर्नओवर था उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, मतलब टर्नओवर इन स्टेट का टोटल सप्लाई कितना है, टोटल टर्नओवर कितना है इन स्टेट, वो डिवाइड कर दो। जो रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट पोर्शन होगा, मतलब इसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इसको हम लोग बोल देंगे D1। क्या बोल देंगे, D1। और दूसरा पोर्शन कौन सा निकालना था, एक एग्जेम्प्ट पोर्शन निकालना था, दूसरा नॉन बिजनेस पोर्शन निकालना था। तो उसके लिए क्या, अभी नॉन बिजनेस पर्सनल पर्पस के लिए कैसे यूज किया, कैसे पता चलेगा, पता चल नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने एक अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज बता दिया कि जो आपका कॉमन क्रेडिट है उससे को 5% से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5% आपने पर्सनल यूज के लिए लिया रहेगा, वो उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, D2 बोल देंगे। तो कॉमन क्रेडिट जो आपका आया था 3 लाख, उसमें से दो चीजें लेस कर दो, एक तो आपका एग्जेम्प्ट के रिलेटेड क्या पोर्शन था, तो सिंपल सी बात है C2 ले लो कॉमन क्रेडिट, उसको मल्टीप्लाई कर दो एग्जेम्प्ट टर्नओवर से डिवाइड बाय टोटल सप्लाई से। तो जो D1 आएगा, एक तो आपको ये लेस कर देना है और दूसरा आपको नॉन बिजनेस के रिलेटेड जो पोर्शन था वो लेस कर देना है, जो क्या आएगा C2 इंटू 5%। C2 मतलब कॉमन क्रेडिट, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ने 1% दे दिया कि इतना परसेंट आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया रहेगा, तो D2 इसको बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉमन क्रेडिट मतलब जो C2 था उसमें से D1 और D2 रिड्यूस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट आपका एलिजिबल क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, एलिजिबल क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सिंपल था, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। जो पूरा क्रेडिट था, पूरा क्रेडिट था, उसको क्या करना है, उसमें से जो चीजें को मिलने वाली है अपने को वो भी निकाल दो और जो चीजें नहीं मिलने वाली वो भी निकाल दो। उसके बाद जो बचता है उसमें बस ये दो एडजस्टमेंट कर दो, मतलब ये दो चीजें निकाल दो तो बच जाएगा, वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, सिंपल। आते हैं अपने किसके ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अभी फटाफट रीड कराऊंगा। ये देखो अपने मॉड्यूल का ही ये फोटो है। टोटल आईटीसी कितना था आपके पास, टोटल क्रेडिट वो T ले लिया, उसमें से लेस किया नॉन बिजनेस पर्पस वाला T1, उसमें से लेस किया क्या एग्जेम्प्ट वाला जो कि है T2, उसमें से लेस किया ब्लॉक क्रेडिट वाला T3, ये C1 आ गया। उसमें से लेस हम लोग ने क्या कर दिया, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई जिसका क्रेडिट तो अपने को मिलने ही वाला है वो लेस कर दिया, तो ये कॉमन क्रेडिट आ गया। अभी अपने को ये कॉमन क्रेडिट को क्या करना है, स्टेप 2 में जाके कॉमन क्रेडिट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, सबसे पहले D1 और दूसरा D2। D1 में कौन सा एग्जेम्प्ट कंपोनेंट है, यहाँ पे देखो एग्जेम्प्ट कंपोनेंट है, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, C2 जो C2 कॉमन क्रेडिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो E डिवाइड बाय F। E यानी क्या है आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई, F यानी क्या है टोटल टर्नओवर,
ठीक। ई यानी कि आपका एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड टर्नओवर, एफ यानी टोटल टर्नओवर इन स्टेट ड्यूरिंग दैट टैक्स पीरियड। और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, D2 ले लो, D2 आपको निकालना है। उसके लिए C2 का सीधा सीधा 5% गवर्नमेंट ने दे दिया, ये आपका क्या मान लिया जाएगा, ये इन एलिजिबल क्रेडिट है। तो आपका एलिजिबल क्रेडिट कितना आ जाएगा, जो C3 है एलिजिबल, मतलब लास्ट में आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, C3 मिलेगा। कैसे आया, C2 में से D1 और D2 लेस कर दिया तो आपका क्या आ गया, C3 आ गया। इज इट ओके? यस। अभी क्या यहाँ पे कुछ नोट्स है जिसके बारे में बात करते हैं कि इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड, जो टैक्स पीरियड का वो कैलकुलेशन कर रहा है वो टैक्स पीरियड का उसके पास टर्नओवर अवेलेबल नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन सी यूज कर सकता है, पिछले साल की लास्ट टैक्स पीरियड की वो क्या कर सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक पूरा आपको समझा। अभी थोड़ा सा और आगे इन डिटेल लेके जाता हूं मैं इसको, किसको, ये जो D1 D2 और C2 जो आपने निकाला, क्या क्या निकाला, C2 निकाला, D1 निकाला, D2 निकाला और क्या निकाला, C3 निकाला। मतलब ये X था, इसमें से ये और ये लेस कर दिया तो आपका C3 आ गया, करेक्ट है। ये आप जो पहले मैंने बताया वो कैसे निकाल रहे थे, हर एक मंथ का निकाल रहे थे, मंथली निकाल रहे थे। तो सर ये जो D1 और D2 के कंबाइन को क्या हम लोग बोलेंगे, इन एलिजिबल क्रेडिट बोलेंगे। तो ये इन एलिजिबल क्रेडिट जो है इसका करना क्या है, ये इन एलिजिबल क्रेडिट जो है ना इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले आपने टोटल आईटीसी अवेल कर दिया था, जो आपने आईटीसी लिया समझो 10 लाख रुपया लिया, और D1 एंड D2 आ रहा है 3.10 लाख फॉर एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इन एलिजिबल क्रेडिट है ना, इन एलिजिबल क्रेडिट, इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो जब आप इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे 6.90 लाख आएगा। ये आईटीसी ही आपका जो एक्चुअल आईटीसी होगा जिसको आप यूज कर सकते हो। इसको रिवर्स करने का मतलब क्या है, इसको लेस कर देना है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से पे नहीं करना है, आपको रिवर्स करना है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से क्यों नहीं सर, बात तो सेम ही है ना, बात सेम होती है। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, लेमैन के भाषा में देखेंगे तो सेम होती है, पर जब आप रिफंड वगैरह का टॉपिक पढ़ोगे ना, जो आपके सीए इंटर वगैरह में है नहीं, तो मैं अभी पढ़ना नहीं चाहूंगा, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसमें ये दोनों में फर्क पता चलता है। तो अपने को ये समझना है कि ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस। तो अभी मैंने क्या बोला, आपने मंथली निकाला, अभी आपको ये सेम प्रोसेस ईयरली करना है। क्या करना है, ईयरली करना है। C2 आपको ईयरली निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल सी बात है, जितने मंथ का था टोटल कर दो यार। D1 आपको ईयरली निकालना है, तो आपको एग्जाम सप्लाई पूरे साल का कंपेयर कर लो और टोटल टर्नओवर पूरे साल का कंपेयर कर लो, और लास्ट में क्या करना है, D2 भी आपको पूरे साल का निकालना है। तो आपको इन एलिजिबल क्रेडिट जो है वो पूरे साल का बाद में निकालना है, जो पहले मंथली निकाल रहा है। अभी आपको कंपेयर करना है मंथली के टोटल से और ईयरली से। अगर आपने पहले ज्यादा क्या कर लिया था, इन एलिजिबल क्रेडिट ले लिया था, तो वापस आपको क्या कर देना है, आईटीसी में ऐड बैक कर देना है, और अगर कम लिया था तो उसमें से लेस कर देना है। सिंपल सी बात। मतलब अगर पहले जो मंथली के हिसाब से आपने 8 लाख रुपया क्या किया था, 8 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल रैंडम फिगर लिया है, 8 लाख रुपीज आपने क्या किया था, इन एलिजिबल आईटीसी बताया था, और जब लास्ट में आप कंप्यूट कर रहे हो तो आपका 7 लाख ही आ रहा है। तो आपने पहले 1 लाख एक्स्ट्रा रिड्यूस कर दिया था, अभी आपको क्या कर देना है, वापस एड बैक कर दो। दूसरे केस में यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 था, मतलब पहले आपने 7 ही निकाला, अभी 8 आ गया, तो अभी क्या करो, 1 लाख पे जो एक्स्ट्रा है वो वापस क्या कर दो, जो एलिजिबल आईटीसी उसमें से रिड्यूस कर दो। सिंपल है। और ये जितना भी कैलकुलेशंस है वो कैसे होगा, CGST का अलग होगा, SGST का अलग होगा, IGST का अलग होगा। ऐसे नहीं होगा एक कॉमन, अलग अलग होगा, CGST का अलग, SGST का अलग, IGST का अलग। इज इट ओके? यस सर। इतना कोई कंफ्यूजन है, कमेंट में क्वेश्चन पूछो, कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ऑलमोस्ट 80% ट्राई करता हूँ, कोई छूट जाए तो भाई ह्यूमन देखो। दूसरा आपका इंस्टाग्राम पे तो कोई भी आएगा मैसेज तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये इतना पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे अपना मेजर रूल 42 हो गया है, इतना ही है। आपके सीए के इंटर के मॉड्यूल में इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, बेसिकली वो ऐसे जैसे मैंने बताया ना 1 लाख 10 लाख वैसा एक एग्जांपल दिया हुआ है। बाकी पर्टिकुलर क्वेश्चंस कोई नहीं दिए, जो आप लोग ने अभी किए भी थे क्वेश्चन आंसर सब सॉल्यूशन, तो उसमें कोई था नहीं। ठीक है। एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो 17.3 वाला एग्जाम सप्लाई था ना, मैंने बोला 17.3 एक बार रीड कर लेना। आरसीएम के सप्लाई, जो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ना सप्लाई ऑफ गुड्स होता है ना सर्विस होता है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, शेड्यूल 3 के कुछ ट्रांजैक्शन है जो कि ना सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाते हैं ना सर्विस माने जाते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक बार पॉज करके ये सब रीड कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा 17.3 के हिसाब से क्या होगा, एग्जाम सप्लाई होगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं टाइम आपका इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, जो क्रक्स है वो बताने में आपका टाइम मैं यूज करना चाहूंगा।
फिर यहाँ पे नोट्स की बात करते हैं, तो नोट्स में क्या है, देखो सबसे पहले आपको जो C3 है वो सबको, C3 का मतलब क्या है, जो आपका C2 निकला था उसमें से D1 और D2 जब आपने लेस कर दिया था तो वो आपका C3 था। जो आपका C3 था, यहाँ पे देखो रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स क्या करना है, D1 और D2 आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, आपको रिड्यूस करना है, ना कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, C3 कंप्यूट करना है, CGST के लिए, SGST के लिए, UTGST, IGST सबके लिए अलग अलग C3 आपको कंप्यूट करना है। दूसरा क्या करना है, कंप्यूट आपको D1 और D2 का टोटल पूरे साल के लिए कंपेयर कर तो कैलकुलेट करना है। उसके बाद एग्जेम्प्टेड टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर पूरे साल का, उसको क्या करना है, कंपेयर कर देना है। और ये कब तक करना है, सितंबर का रिटर्न जब तक फाइल करते हो तब तक करना है। फिर D1 और D2 अगर ज्यादा है जो पहले रिवर्स किया, तो क्या हो जाएगा, आपको ऐड करना, लेस करना पड़ेगा ITC से अमाउंट, और उसमें आपको इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, 18% इंटरेस्ट का रेट रहेगा। जहां जहां पे इंटरेस्ट आता है, पता है, जहां जहां पे इंटरेस्ट आता है आपको कैलकुलेशन करना है ना। अगर आपको तीन चीजें पता है इंटरेस्ट के केस में, तो आपको इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट क्या रहेगा इंटरेस्ट का। GST में मेजोरिटी 18% है, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए अमाउंट क्या है, कौन से अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे कौन से अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है सर, यहाँ पे वो वाले अमाउंट के ऊपर लगने वाला है जो आपने पहले समझो 7 लाख रुपीज क्रेडिट मंथली के हिसाब से निकाला था और बाद में 8 लाख निकल गया, तो ये जो 1 लाख रुपीज है उसके ऊपर क्या आपका इंटरेस्ट लगने वाला है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, पीरियड इंपॉर्टेंट होता है। कौन से पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगने वाला है, तो जब आपका मार्च खत्म होगा ना, 31 मार्च, वहां से मतलब 1 अप्रैल से लेके आप जब तक इसका पेमेंट करते हो तब तक क्या होगा, आपका रिवर्स करते हो, पेमेंट नहीं रिवर्स कर देते हो, मतलब वापस से उसको रिवर्स करोगे, तब तक आपका क्या इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा, 18% लगेगा। लास्ट पॉइंट, इफ द अमाउंट रिवर्स एवरी मंथ, इफ अमाउंट रिवर्स एवरी मंथ इज मोर देन, अगर ज्यादा है तो क्या करना है, आपको एडिशनल अमाउंट है जो द एडिशनल अमाउंट पेड जो आपने किया है वो वापस आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट बैक क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है। रूल 42 इतना ही है। ज्यादा टाइम देखो चाहिए तो 2-2 घंटा मैं अलग अलग अपने दिमाग से एग्जांपल बना के करा सकता हूँ। आपका एग्जाम पास है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही रेलेवेंट है। आपके मॉड्यूल में कोई क्वेश्चंस नहीं है। पास्ट एग्जाम पेपर मैं कंटिन्यू सॉल्व करा रहा हूँ। जैन 21 का टैक्स का पेपर पूरा सॉल्व करा के यूट्यूब पे डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी 1-2 दिन में नवंबर 21 का भी आने वाला है, उसके ये लेक्चर्स के बाद मैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर अभी नेक्स्ट आते हैं रूल 43 के ऊपर। सेम तरीका है, आपको कुछ मॉड्यूल वगैरह देखना नहीं है, सिर्फ सुनो मेरी बात, फिर मैं पूरा मॉड्यूल आपके साथ पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार के लिए आपको कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ सुन लो, आपका सब। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 43 के ऊपर, जो कि कैपिटल गुड्स के रिलेटेड बात करेगा। इसको मैं क्या करूंगा, 2-3 स्टेज में पढ़ाऊंगा आपको यही वीडियो में, नो डाउट। सबसे पहले स्टेज 1 करके, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक कैसे ये वर्क करने वाला है पूरा सिस्टम, उसके बारे में समझेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कि जो आप कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे, ये आप हो, ये आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, जिसके ऊपर कोई आपने ITC पे किया, उसका क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके बारे में बात करता है कौन, आपका रूल नंबर 43। टोटल आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ITC पड़ा है 10 लाख रुपए का, कोई भी एग्जांपल रैंडम फिगर लेते हैं, ये आपके पास क्या है, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उसमें से अगर कोई ऐसा सप्लाई है, कोई ऐसा आपने सामान लिया है, ऐसा कोई कैपिटल गुड्स लिया है जो कि आपने यूज किया है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, या फिर ऐसा जो एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया है आपने, उसका आपको कोई तरीके का क्रेडिट नहीं अलाउड होगा। आपको पता है सेक्शन 17 ही बोलता है, 17(1) और 17(2) कि हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि टैक्सेबल सप्लाई, कोई तरीके का टैक्सेबल सप्लाई है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, कोई तरीके का टैक्सेबल सप्लाई है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो इसका पूरा क्रेडिट हम लोग आपको दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो टोटल ITC है, इसमें से आपको क्या करना है, ये वाला जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा वो आप रिड्यूस कर दो, जिसका क्रेडिट मिलेगा उसको रिड्यूस कर दो। इतना क्लियर है, यस इतना क्लियर है। उसके बाद जो ये रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट आपके पास बच जाता है, ये जो रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट बच जाता है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं करो। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो कॉमन क्रेडिट आपके पास बच जाता है ना, इसका सिंपल एक काम करो, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है उसमें ये आप क्या कर दो, क्रेडिट ले लो।
क्या बात कर रहे हो सर, इतना गवर्नमेंट खुश हो गया? हाँ, गवर्नमेंट खुश है, गवर्नमेंट बोलता है आप पूरा क्रेडिट ले लो, जितना बचा है वो पूरा ले लो। जो एक्सक्लूसिवली नहीं मिलना चाहिए था वो मत लो, और जो एक्सक्लूसिवली मिलना चाहिए था वो तो आप पहले ही ले लो। उसके बाद जो बचा वो कॉमन क्रेडिट आप क्या करो, पूरा आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो, और इसको बोलो ए। ए यानी क्या, आपने इतना क्रेडिट का अवेल कर लिया, ए यानी अवेलमेंट होता है ना अपना, ए फॉर अवेलमेंट, आपने इतना कॉमन क्रेडिट अवेल कर दिया, इसका नाम दे दो ए। करेक्ट है। पर अभी मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट आपको मेरे थ्रू कुछ बताना चाहता है, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि ये आपने जो क्रेडिट लिया है ना, इसको अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा मतलब क्या, इसका अभी आपको जो क्रेडिट लिया है उसमें से जो कुछ पोर्शन है वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें से जो कुछ पोर्शन है उसको क्या गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। कैसे भरना है समझते हैं, ठीक है। तो ये जो ए अमाउंट है, दिस अमाउंट शैल बी अलाउड एज अ क्रेडिट डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये क्रेडिट आपको अलाउड हो जाएगा कि सीधा सीधा आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसका क्रेडिट ले लो। ले लिया। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो जहां जहां पे भी कैपिटल गुड्स का सवाल आता है, कहाँ पे, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में जहां जहां कैपिटल गुड्स आता है वहां पे गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स का लाइफ कितना मानती है, आपको पता रहेगा कितना लाइफ मानती है, 5 साल मानती है। 5 years गवर्नमेंट क्या मानती है, कोई भी कैपिटल गुड्स का लाइफ है 5 years का मतलब क्या होता है, 5 × 12 60 मंथ क्या है, लाइफ है इसका। अभी जैसे आपको पता है कैपिटल गुड्स बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो इसका क्रेडिट भी बड़ा होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एक साथ तुम रिवर्स मत करो, इतना बर्डन हम तुम पे नहीं देंगे कि एक साथ रिवर्स नहीं, यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। एक साथ तुम बेसिकली पेमेंट मत करो हमें टैक्स का। तुम क्या करो, ये जो भी आईटीसी तुमने यहाँ पे लिया है कॉमन पोर्टल में, उसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 60 कर दो। हर एक मंथ मतलब 60 मंथ उसका लाइफ मान लेंगे। भले ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका लाइफ कितना है हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्या बोल रहे हैं, हम जीएसटी में आईटीसी पर्पस के लिए इसका लाइफ हमेशा 60 मंथ मानेंगे। और जो भी समझो 10 वो कितना 60 लाख अमाउंट है समझो, फॉर अपने कैलकुलेशन के ईज के लिए डाला है, 60 लाख अमाउंट है, तो उसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 60 मंथ कर दो। हर एक मंथ का कितना हो जाएगा, 1 लाख अमाउंट हो जाएगा। अप्रैल का 1 लाख, मई का 1 लाख, जून का 1 लाख, जुलाई का 1 लाख। अभी आप क्या करो, जो ये डिवाइड बाय 60 किया ना, जो ये 1 लाख आया उसको क्या बोल दो आप, टीएम बोल दो, मतलब वो वाला टैक्स जो मंथली है। एम का मतलब क्या है, मंथली है। करेक्ट। आपने क्या किया, अभी इसको क्या कर दिया, मंथली निकाल दिया, ये जो टैक्स है ये क्या है, मंथली है। अभी आपको क्या करना है, हर मंथ ये जो 1 लाख है इसको कंपेयर करो, इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है और टोटल टर्नओवर कितना है। मतलब जो आप अपन कर रहे थे ना C2 × E/F, कहाँ पे, रूल 42 में, सेम काम यहाँ पे करो। जितना 1 लाख है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एग्जेम्प्ट कितना है डिवाइड बाय टोटल कितना है, जो अमाउंट आ जाएगा हम लोग टीई इसको बोलेंगे, यानी क्या, टैक्स किसका, एग्जेम्प्ट वाला टैक्स, इसको टीई बोलेंगे। और ये अमाउंट जो आएगा इसको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। कहाँ पे, ऐड नहीं करना, बेसिकली इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के थ्रू, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के थ्रू आपको क्या करना है, डिस्चार्ज कर देना है, टैक्स पे करना है। इतना समझा सर? थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। वापस सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, एकदम ईजी है। जो आपका टोटल आईटीसी था उसमें से जो एक्सक्लूसिवली आपको नहीं मिलने वाला था वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको निकाल दो। जो क्रेडिट आपको मिलने वाला था, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया था वो क्रेडिट ले लो, या बिजनेस के लिए यूज किया था वो ले लो, ये ले लिया। उसके बाद जो बचता है उसको आप अभी ले लो, हम बोलते हैं ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। इसको हम लोग अवेलमेंट ए बोल देंगे कि ये क्रेडिट आपने अवेल कर दिया। इसको क्या करो, अभी ये मानेंगे कि ये 5 साल का लाइफ था, तो डिवाइड बाय 60 कर दो, 60 मंथ्स हो जाएंगे। और हर मंथ के लिए आपको क्या निकालना है, वो मंथ का आईटीसी इनटू, मतलब मंथ का आईटीसी मतलब टीएम यानी टैक्स मंथली, कैसे निकला, ए डिवाइड बाय 60 करके निकला। ये जो टीएम है उसको एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके उतना आपको क्या करना है, टैक्स भरते रहना। सिंपल है। इसको एक एग्जांपल किससे समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर क्लैरिफिकेशन हो। यहाँ पे देखो, ये एक कैपिटल असेट वन है, ये मैं लिख के क्यों रखता हूँ, चाहिए तो मैं साथ साथ में लिख सकता हूँ। देखो इसके 2 फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका टाइम सेव होगा। मैं अगर ये लिखने बैठूंगा, जो 3 मिनट में मैं समझाऊंगा ना, वो मेरे को 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। करेक्ट है। वीडियो बड़ा होगा, वॉच टाइम भी मुझे ज्यादा मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपका टाइम अभी के लिए वेस्ट होगा जो मैं नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा फायदा ये है। और दूसरा कि मैं अगर यहाँ पे लाइव एग्जांपल बनाता हूँ तो मेरे को कैलकुलेटर करना पड़ेगा, कहीं पे अननेसेसरी एरर हो जाएगा तो खराब लगता है यार, और आपको भी समझने में तकलीफ होगा। तो इससे अच्छा पहले करके रखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 3 कैपिटल असेट मैंने खरीदे।
CA1 कैपिटल एसेट नंबर 1, कैपिटल एसेट नंबर 2, कैपिटल एसेट नंबर 3। ये इसका अमाउंट था 10 लाख रुपया, मतलब 10 लाख रुपए का, ये 50 लाख रुपए का, ये 10 लाख रुपए का। ये जो 10 लाख था वो मैंने पूरा एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर दिया, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये जो CA2 था वो मैंने पूरा पूरा टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया, तो इसका क्रेडिट पूरा मिल जाएगा। तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसको निकाल दो। इसका पूरा मिल जाएगा, इसको निकाल दो। अभी ये जो बचा हुआ ये क्या है, कॉमन क्रेडिट है। तो ये 1.80 लाख, मतलब 10 लाख का कैपिटल एसेट था, उसके ऊपर 18% GST था। 1.80 लाख ये क्या है, आपका ए है। ये आपका क्या है, ए है। आपने क्रेडिट ये अवेल किया, जो पार्टली टैक्सेबल था, पार्टली एग्जाम था, थोड़ा टैक्सेबल के लिए यूज किया था, थोड़ा एग्जाम के लिए यूज किया था, करेक्ट है। ये ए है। ए को डिवाइड बाय 60 करो तो क्या आ जाएगा आपका, ये ITC अवेल था, ये टैक्स पर मंथ आ जाएगा। तो 1.80 डिवाइड बाय 60 कितना आएगा, 3000 रुपए आएगा। यहाँ पे मैंने करके रखा है 3000 रुपीज। अभी ये 3000 रुपीज को आपको क्या करना है, ई डिवाइड बाय एफ कर देना है। ई यानी क्या आपका एग्जाम्प्ट का टर्नओवर, एफ यानी क्या आपका, ये सब हम लोग 42 में टर्मिनोलॉजी देखी थी। एफ मतलब आपका टोटल का टर्नओवर। तो समझो एग्जाम्प्ट है आपका 30 और टोटल है 1 करोड़, मतलब 30 और 100, तो आपका 30% 3000 का 900 आ जाएगा। तो ये आपको क्या कर देना है, ये आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है एक बार के लिए। अभी तक मतलब ये फर्स्ट स्टेज मैंने समझाया है, ऐसे मैं सेकंड स्टेज के ऊपर लेके जाऊंगा और फिर फाइनल स्टेज पे लेके जाके इसका पूरा समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। तो अब चलो सर वापस आगे आ जाते हैं अपन। फिर रूल 43 का एक पार्ट थोड़ा सा मैंने बताया था, सब टर्मिनोलॉजी बेसिकली बताया। ए का मतलब क्या होता है, जितना आप अवेल करोगे ITC वो। TM का मतलब क्या होगा, इसको मंथली डिवाइड कर दो, कितने मंथ, 60 मंथ, तो ये TM आ जाएगा। फिर TE क्या रहेगा, जो TM है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एफ का क्या होता है, फुल होता है बेसिकली। तो ये आपका क्या आ जाएगा, TE आ जाएगा। और TE आपको क्या करना है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करते रहता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, इंटर लेवल के ऊपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यस फिर अभी आगे एक और सिचुएशन के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, जहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा कि समझो समझो समझो, फॉर एग्जांपल, जो कि कुछ टाइम पहले का अमेंडमेंट है, ये ध्यान से समझो इसको। अप्रैल में आपने एक परचेस किया असेट, अप्रैल मंथ में एक कैपिटल असेट परचेस किया, जिसका वैल्यू था कितना, 10 लाख रुपए। क्रेडिट कितना बनता है, 1.80 लाख। और वो आपने परचेस किसके लिए किया था, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए क्या किया था, परचेस किया था ये कैपिटल असेट। होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगर आप होली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कोई चीज को परचेस करोगे तो उसका क्रेडिट मिलेगा क्या, गवर्नमेंट बोलेगी बाढ़ में जा, नहीं देंगे क्रेडिट, ठीक है। पर बाद में यही सेम असेट अगस्त मंथ में, अप्रैल में आपने खरीदा था, अगस्त मंथ में आपने ये एसेट को कन्वर्ट कर लिया होली एग्जेम्प्ट से पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता। होली एग्जेम्प्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी क्या ये 1.80 का क्रेडिट मिलेगा, मिलेगा। 1.80 आपका क्या मान लिया जाएगा, ए मान लिया जाएगा। आप इतना क्रेडिट अवेल कर लो, उसको डिवाइड बाय 60 कर दो, जिसको क्या माना जाएगा, TM माना जाएगा। फिर TM को आप E डिवाइड बाय एफ कर दो, मतलब एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। ये TE आपको हर मंथ में ऐड करना है। पर अभी आप ध्यान से सुनो, जोर से मैं जानबूझ के बोला, अभी आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के साथ गलत हुआ है। गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे है कि हमें कुछ हमारे साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है, गवर्नमेंट बोलता है कि आपने यहाँ पे अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना आपने कोई एक असेट है जिसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया है, जिसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया है, तो इसका क्रेडिट हम लोग आपको मंथली वाइज नहीं देंगे बार बार जैसे आपको हम देखते हैं। आपने यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स है वो एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया है, तो इतने पीरियड का क्रेडिट आप हमें अभी का अभी दो। गवर्नमेंट हाथ लेके बैठा है कि अभी हम लोग को इतने पीरियड का क्रेडिट चाहिए, क्योंकि आपने ये एग्जाम सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए का यूज किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स इन एलिजिबल जो है, टाई जिसको बोल सकते हैं, TIE, इसका क्या करना है, गवर्नमेंट को अभी का अभी जमा कराना है। तो सर टाई अभी का अभी कैसे जमा कराए, तो बहुत ही सिंपल रूल है। सेक्शन 18 में ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे। जो आपका टैक्स का अमाउंट बनता है, अपने केस में कितना 1.80 लाख है, उसको मल्टीप्लाई करो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, हर एक क्वार्टर का 5%। यहाँ पे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है और दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर है, तो दूसरे क्वार्टर का पार्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर यूज हुए हैं, तो 5% इंटू 2 कितना होगा, 10% होगा। और टैक्स का अमाउंट है 1.80 लाख, तो 18,000 रुपया जो है 1.80 लाख इंटू 10%, वो आप क्या करो, अभी का अभी गवर्नमेंट को क्या कर दो, जमा करा दो।
सिंपल है। ये अभी जमा कराना है, बाकी सब मंथली 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 चलता रहेगा, जो पहले सिस्टम चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का लेने का मकसद क्या है भाई? गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो कि ये आपने क्या हमारे कोई रेवेन्यू के लिए आपने कुछ काम नहीं किया, ये आपने इतना पीरियड यूज करके एग्जेम्प्ट सप्लाई कर दिया, तो इसका क्रेडिट हम आपको मंथली मंथली नहीं देंगे। वो तो मंथली हम ये एक्सपेक्टेशन में देते हैं कि जो कैपिटल एसेट होता है वो लाइफ मतलब 5 साल तक वो यूज होता रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ाता रहेगा, और जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ाएगा हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाएगा। पर यहाँ पे तो आपने पहले से 6-7 महीना यूज कर लिया ना, 5-6 महीना, तो इसका 2 क्वार्टर का टर्नओवर जो भी टैक्स बनता है आईटीसी, जो भी आपको पे करना है वो अभी आप पे कर दो। करेक्ट है। दूसरा, इसका भी रिवर्सल का केस ले लेते हैं। जो अभी ये केस था उसका रिवर्सल का केस लेते हैं। यहाँ पे क्या था, अप्रैल मंथ में आपने फुल्ली टैक्सेबल के लिए क्या किया, एक कैपिटल असेट परचेस किया जो फुल्ली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होता है। 1 लाख का अमाउंट है, 18,000 रुपए जीएसटी है। इसको बाद में आप लेके जाके अगस्त में क्या कर देते हो, पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल में क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो। तो ये केस में वो इन एलिजिबल वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप पहले से ये एसेट को किसके लिए यूज कर रहे थे, टैक्सेबल पर्पस के लिए कर रहे थे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूज कर रहे थे, गवर्नमेंट की हेल्प करने के। गवर्नमेंट की हेल्प तो क्या, गवर्नमेंट एक तरीके से ये सोचती है कि कोई कैपिटल एसेट कोई बिजनेस में यूज हो रहा है तो किस लिए यूज होगा, आपका बिजनेस बढ़ाएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो आप टैक्स लोगे, टैक्स मतलब सेल करोगे तो टैक्स कलेक्ट करके जमा कराओगे ना, तो हमारा टैक्स भी उससे आता रहेगा, तो हम आपको मंथली वाइज देते रहेंगे। और यहाँ पे तो वैसे भी टैक्सेबल के लिए ही तो यूज करे थे, तो यहाँ पे तो टैक्स वैसे भी आ रहा था, तो यहाँ पे वो टीआईई वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये जो जितना भी 18,000 है वो यहाँ पे डाल दो, ये इसको ए मान लो, ए मान दिया। अभी इसको डिवाइड बाय 60 कर लो, टीएम आ जाएगा, फिर वो टीई वगैरह वाला जो भी कंसेप्ट है वो आगे बढ़ता रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। एक और चीज होता है जिसको बोला जाता है टीआर। टीआर टीआर का मतलब क्या है, बहुत सारी, ये तो मैंने क्या, ये तो अपने सिंप्लीफाइड पर्पस के लिए अपन एक एक असेट यूज कर रहे हैं। जो कंपनी कोई ऑपरेट कर रहा है वो क्या एक कैपिटल असेट यूज करता है क्या, उसके पास 101 असेट होते हैं, करेक्ट है। तो उसके जितने भी टीएम होंगे उसका सबका टोटल मिला के क्या मान लिया जाएगा, टीआर मान लिया जाएगा। इज इट ओके सर? यस सर, सर समझा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो आपको ये समझा देता हूँ बेसिकली क्या है, और ये जितनी भी कैलकुलेशन है मैं एक जीएसटी ले रहा हूँ, इसमें एक 1.8 लाख का जीएसटी ले रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है सी जीएसटी एस जीएसटी हो तो 90,000 सी जीएसटी होगा, 90,000 एस जीएसटी होगा। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आई जीएसटी हो तो 1.80 लाख, या फिर ऐसा तीनों सिचुएशन हो सकती है। कुछ परचेस इंट्रा स्टेट किया था, कुछ परचेस इंटर स्टेट किया था, तो वो केस में आपका अलग अलग अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है सर। तो अभी मैं वापस आपके मॉड्यूल के ऊपर लेके आता हूँ। रूल 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, मेथोडोलॉजी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अपोर्शनमेंट क्रेडिट किसका करना है, कैपिटल गुड्स का करना है, और उसका रिवर्सल कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, टीसी निकालना है। क्या करना है, टीसी निकालना है। टीसी क्या होता है सर, आगे देखेंगे। वो ए का टोटल होता है बेसिकली, जितने भी ए होते हैं ना, इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ ये वीडियो के एंड में आपको समझेगा। आइडेंटिफाई करो ऐसा आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है या फिर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ है, और वो आपने अपने रिटर्न में दिखा दिया है। जीएसटीआर 2 आपके थियरी के लिए यूज होता है, रियल लाइफ में जीएसटीआर 3 भी यूज होता है, आपने अपने रिटर्न में दिखा दिया है। सच अमाउंट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर पता है, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है, जो एग्जाम के लिए यूज हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट उसका नहीं देंगे। दूसरा, जो आपका एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, उसको आप क्या कर दो, और जो आपने जीएसटीआर 2 या 3B में दिखाया हुआ है उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट लेजर में डाल दो। ठीक है सर, ये भी हमें पता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आप आइडेंटिफाई करो ऐसा कैपिटल गुड्स, आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो ऐसा कैपिटल गुड्स जो कि 1 और 2 में कवर नहीं है। 1 में क्या था, जो कि पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट के लिए कवर नहीं है, पूरा का पूरा नॉन बिजनेस के लिए कवर नहीं है, या पूरा का पूरा टैक्सेबल के लिए कवर नहीं है, मतलब पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल के लिए कवर है, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम कॉमन क्रेडिट बोलेंगे, और उसको हम क्या डिनोट कर देंगे, ए डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये सर समझा। सच अमाउंट बी क्रेडिटेड, उसको पूरा का पूरा आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी क्रेडिट कर दो, और उसका यूजफुल लाइफ हम 5 साल मान लेंगे, 60 महीना मान लेंगे। सर समझा। चौथा पॉइंट, वेयर कैपिटल गुड्स विच वर इनिशियली कवर्ड अंडर 1, जो पहले 1 में कवर था, मतलब 1 का मतलब क्या होता है, जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा था, उसको बाद में आप कन्वर्ट करते हो 3 में। 3 का मतलब क्या है, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट में यूज करते हो, तो उसको आप क्या कर दो, उसको आप ए में ऐड कर दो।
पर उसके लिए 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का TIE आपको निकालना पड़ेगा, और वो अभी आपको गवर्नमेंट को जमा करा देना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। समझा। एड सच टाई टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और उसको क्या गवर्नमेंट को जमा करा दो। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एड ऑल क्लियर अमाउंट ऑफ ए, जितने भी ए वाले अमाउंट है पार्टली क्रेडिट और पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम्प्ट के लिए आपने यूज किया है, जितना भी ए यूज किया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपने डाला है, उसको आप टोटल कर लो, और वो टोटल आपका क्या मान लिया जाएगा, टीसी मान लिया जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट क्या बोलता है, वेयर कैपिटल गुड्स विच वर इनिशियली कवर्ड अंडर टू अबव का मतलब क्या है, टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा था और बाद में वो 3 में आ गया, मतलब बाद में वो किसके लिए यूज होने लग गया, वो बाद में आपका पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट में यूज होने लगा। तो वो जो आपका टीसी था, मतलब सब टोटल था, जितना भी एक का था सबका टोटल था, उसमें आप ये टीसी में क्या कर दो, अमाउंट ऐड कर दो, और बाद में आपको पता है टीएम वीएम निकालना। इतना क्लियर है? यस सर। इसीलिए पहले वो करा है, अभी ये रीड ही करना है, अभी अपने को सब चीजें पता है। स्टेप 2 में क्या करो, टीएम निकाल दो, मतलब जो टीसी था उसको डिवाइड बाय 60 कर दो। समझा? उसके बाद क्या करो, टीई निकालो। टीई मतलब एग्जाम सप्लाई, ई डिवाइड बाय एफ इंटू टी। मैंने क्या बोला था, टीएम इंटू ई डिवाइड बाय एफ, ये क्या आ जाएगा, ये एक असेट का आपका टीई आ जाएगा, जो कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आपको पे करना पड़ेगा। पर जितने भी टीएम है सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टीआर बन जाएगा। फिर नोट्स क्या है, टीएम इज टू बी कंप्यूटेड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, मतलब डिवाइड बाय 60 कर देना है, पर कहां से लेना है, डेट ऑफ इनवॉइस से 5 ईयर्स लेना है। फिर सेकंड पॉइंट, इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग सर्ट टैक्स पीरियड, अगर कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका वो साल में कोई टर्नओवर या कुछ डिटेल नहीं पता, तो पिछले साल का यूज कर सकता है, लास्ट टैक्स पीरियड का यूज कर सकता है। फिर एग्जाम सप्लाई जो है वो इंक्लूड करेंगे, जो रूल 42 में था वही एग्जाम सप्लाई रहेगा जो मैंने रीड करने को बोला था, बट एक्सक्लूड करेगा उसके ऊपर जो भी टैक्स था वो आईडीटी। फोर्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ टाई TIE इन एलिजिबल वाला और TE एग्जाम्प्ट वाला आर टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर CGST, SGST, UTGST, IGST, और वो IT GSTR 3B में डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है सर। और पांचवा पॉइंट, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, ये वही ऊपर एग्जाम सप्लाई में भी कवर था, एक बार रीड कर देना। फिर इन एलिजिबल क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो आपका TE है वो आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आपके कोई मॉड्यूल वगैरह में इतने क्वेश्चन नहीं दिए है, 18% इंटरेस्ट लगता है। कहाँ से लगता है, डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आप मत जाओ डीप में, आप ये पढ़ के शांति से खुश रहो। इसके ऊपर क्वेश्चंस मॉड्यूल में नहीं दिए हुए हैं। ट्राई अगर आपको चाहिए प्रैक्टिकल एकदम अच्छे हाईफाई क्वेश्चन बनाने के, पर अभी मैं तो बोलता हूँ नहीं करो, पर अगर आपकी डिमांड है तो कमेंट में लिखो, मैं क्या करूंगा सॉल्व करा दूंगा। बाकी आपको पता है आपको क्या करना है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो एक बार फिर रिवीजन करोगे, देखो रिवीजन के लिए सिंपल चीजें मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखो। एक सेकेंड, सबसे पहले रूल 42 पे आते हैं। रूल 42 किसके लिए यूज होता है, एग्जाम्प्ट के लिए यूज होता है, और एग्जाम के लिए इनपुट के लिए और इनपुट सर्विस के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जितना क्रेडिट है वो उठा लो, उसमें से जो नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है सबसे पहले उसको रिड्यूस कर दो। एग्जाम के लिए यूज हो रहा है रिड्यूस कर दो, ब्लॉक क्रेडिट है उसको यूज कर लो। इसको टी बोलेंगे, इसको 1 2 3, T1 T2 T3। जो बच गया ये C1 आ जाएगा, जो कि आपका ITC क्रेडिट हो जाएगा, कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इसमें से ये वाला पार्ट रिड्यूस कर दो जो ऑलरेडी आपका किसके लिए यूज हो रहा था, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा था। इसका क्रेडिट तो आपको हम वैसे भी देंगे, आपके बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन क्रेडिट आ जाएगा, जिसको हम C2 बोल देंगे। इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, मतलब ये एक ऐसा क्रेडिट है जो सबके लिए यूज हो रहा है, तो अपने को इसमें से एग्जेम्प्ट अलग करना है, और इसमें से दूसरा क्या अलग कर देना है, नॉन बिजनेस अलग कर देना है। एग्जेम्प्ट अलग करने के लिए क्या करना है, जो C2 आया उसको मल्टीप्लाई करो एग्जेम्प्ट से, E डिवाइड बाय F से कर दो। अभी आपको पता है E डिवाइड बाय F क्या होता है, इसको D1 बोल देंगे। और नॉन बिजनेस पर्पस वाले को क्या करना है, C2 जो आया उसको 5% अज्यूम कर लिया है, उतना आपका क्या है, नॉन बिजनेस वाला है। तो D1 प्लस D2 आपका इन एलिजिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, D1 प्लस D2 आपका क्या हो जाएगा, इन एलिजिबल हो जाएगा। तो टोटल C2 में से D1 प्लस D2 रेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एलिजिबल क्रेडिट। पर यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होता, यहाँ पे आपसे थोड़ी मजूरी और कराई गई है। जब साल एंड होता है तो आपको वापस से C2 निकालना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है, उसको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है, मंथली को, आपका मंथली का सब टोटल मिला दो महीने का, और ईयरली निकालो, ईयरली से कंपेयर करना है। अगर आपने मंथली में इन एलिजिबल क्रेडिट ज्यादा ले लिया था, 10 लाख लिया था, और एक्चुअल में इन एलिजिबल क्रेडिट कितना होता है, एक्चुअल में इन एलिजिबल क्रेडिट फॉर एग्जांपल समझो 9 लाख रुपए होता है, आपने कितना ले लिया, 10 लाख ले लिया, तो इन एलिजिबल क्रेडिट का आपने क्या किया रहेगा, टोटल ITC कोई कंपनी का रहेगा, टोटल ITC 50 लाख रुपीज, उसमें से लेस करेंगे जो आपका इन एलिजिबल ITC है। करेक्ट है,
कितना है 10 लाख, ये रिड्यूस कर दिया रहेगा। तो ये आपका नेट आईटीसी कितना आ जाएगा 40 लाख रुपीज आ जाएगा। 40 रूल 42 में आपको गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना पड़ता, रिवर्स करना पड़ता है। रूल 43 में आपको गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे ये जो नेट आईटीसी आया कितना 40 लाख रुपए आया, कितना आया 40 लाख रुपीज आया। अभी इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना। अभी ईयर एंड में जब ये 9 लाख आया, एक्चुअल आपने 10 लाख रिड्यूस कर दिया था, तो आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट वापस मिल जाएगा। तो ईयर एंड पे आप 1 लाख रुपए का क्रेडिट ऐड कर दो, और अगर यहाँ पे ज्यादा था 9 था और यहाँ पे 10 था, तो ये केस में आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, सिंपल। और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, गवर्नमेंट का फायदा है तो 18% इंटरेस्ट भी लगेगा। फिर रूल 43 में क्या, कैपिटल गुड्स का अपने को क्या करना है, कैपिटल गुड्स का अपने को आईटीसी अपोर्शन करना है। अगर उसमें खिचड़ी बचा हुआ है तो वो खिचड़ी को अलग करना है। तो जो सबसे पहले एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है या फिर एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है, उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज हो रहा है तो उसका पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। और तीसरा जो बचा हुआ है, टोटल में से ये 2 पार्ट निकाल दो, जिसका पूरा क्रेडिट मिलेगा, जिसका कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो कॉमन क्रेडिट है ये आप अभी ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो, और इसको हम बोलेंगे ए अवेल किया आपने आईटीसी इतना, इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा टीएम को मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, ई डिवाइड बाय एफ से करो, तो जो अमाउंट आया वो आपको हर मंथ ऐड करते रहना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। सिंपल है, सिंपल है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। फिर आगे का आपको प्रोसीजर पता है। देखो, अगर बीच में ये चेंज हो गया, पहले एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे थे या नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे, फिर उसको पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट के लिए यूज करने लगे, तो वहां पे इंपॉर्टेंट ये है टाई निकालना। कैसे निकालना, क्या निकालना, पॉज करके वीडियो पीछे चले जाना। बार बार बोलूंगा, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, आप डर जाओगे इतना बड़ा वीडियो स्टार्टिंग में, इसीलिए एक बार मेरी बात मानो तो पीछे जाके वापस देख लेना। फटाफट टाइम में, मैंने कम टाइम में सबसे ज्यादा कंसेप्ट, सबसे ज्यादा क्यों बोलो, सब कंसेप्ट कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपका ये चीज खत्म हो जाता है। तो होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये नोट्स अगर चाहिए तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना पोर्शन जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आपका टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको ये कंसेप्ट में तकलीफ है। मैं जब पर्सनली सीए फाइनल में था तो मुझे ये कंसेप्ट में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, पर बाद में पढ़ा तो समझ गया। तो ये चीज को समझने के लिए क्या कीजिए, अगर वापस से एक बार देखना है तो देख लीजिए 1.5 1.75 की स्पीड से, जिससे आपको ये पूरा एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।